बैठिए। कहाँ तक हो गया था क्लास? ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। कहाँ तक हुआ था क्लास? भाग 1, हाँ ठीक, भाग 1 में बताए थे अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, आज देखते हैं पॉलिटी का 11वां या 12वां क्लास होगा, देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी कुछ क्वेश्चन बताइएगा। चलिए बताइए। हम बताए थे भाग 1 में भारत क्या है अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 क्या बताए थे भाग 1 में? अनुच्छेद 1 में बताए थे भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक ना। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो वर्तमान समय में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हम क्या बताए थे कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय भारत क्या था, पूरा राज्य मिलकर संघ का निर्माण हुआ था? नहीं। तो हम क्या बताए थे कि उस समय क्या हुआ था कि देशी रियासतों में बटा हुआ था भारत, और कुल देशी रियासतों की संख्या क्या था, कितना था? 562 देशी रियासतों को जब एक किया गया था, जिसमें बताया था 562 देशी रियासत में से 3 ऐसा कौन देशी रियासत था जो कि अपनी इच्छानुसार यानी अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं किया था? आप बताइए कौन तीनों देशी रियासत था? हाँ बोलिए, कौन कौन? हाँ, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और एक और कौन है? जूनागढ़। ठीक है, तो बताइए इसे किस किस विधि के द्वारा भारतीय प्रांत में मिलाया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया? जम्मू कश्मीर पर क्या हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को आक्रमण किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इसने अपना विलय किया भारत में। और इसमें ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारतीय में सम्मिलित किया गया, ठीक ना। और यहाँ पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह विधि के द्वारा भारतीय साम्राज्य में मिलाया गया, ठीक है, यानी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये बात बता चुके थे। ठीक, आगे बताइए। आप बताइएगा, भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए आज़ादी से पहले एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, ठीक ना। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा? नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की बात कही गई थी, ठीक है। और भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की बात कही गई थी। जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया था? तो CB राघवाचार्य के द्वारा कराया गया, ठीक है। हम बताए थे प्रशासनिक, वित्तीय और स्थान के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात किस समिति के द्वारा किया गया था? तो एसके धर समिति के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर समिति की गठन किया गया था, ठीक है। जब इसका गठन किया गया तो इसके रिपोर्ट के बाद एक और समिति का गठन किया गया था। कौन सा समिति? JVP समिति, ठीक है। और JVP समिति के बाद हम बताए थे कि भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए हम बताए थे विरोध में कि गठन किया जाए, इसी के विरोध में क्या किया गया था? एक पोटूराम उल्लू था जो कि अनशन पर बैठ गए थे, और अनशन पर बैठने के कारण अनशन पर बैठने के कारण कितने दिनों के? 56 दिनों के अमरण अनशन पर बैठने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के द्वारा आंदोलन भड़क उठा था और भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आप बताइए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है। आप बताइएगा 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश को था, ठीक ना। आगे बताए थे 10वां संविधान संशोधन 1961, ठीक ना। दादर नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया। 13वां संविधान संशोधन 1963 62 ही, ठीक ना। 62 के तहत किसको बनाया गया? नागालैंड को भारत का अंग बनाया गया। और 14वां संविधान संशोधन 1963, ठीक ना, इसके तहत किसको? पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 15वां इससे संबंधित नहीं है, 15वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में,
और इसके तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना 60 साल से बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया, 62 साल कर दिया गया। क्या संविधान संशोधन 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया गया था। ये सब समझ चुके थे। राज्य का भी गठन देख चुके थे। तो राज्य के गठन में हम बताए थे कि पहले तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को कौन बने गया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा आधार पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, 1953 ईस्वी में। ठीक ना, अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, 1955 ईस्वी में। पारित कब किया गया, जुलाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। 3 सदस्य थे, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। ठीक, चलिए समझिए। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो हम बताया था 1960 में क्या किया गया, महाराष्ट्र से लेकर किसको, गुजरात को बनाया गया था। ठीक है, 1963 में नागालैंड को बनाया गया, 1966 में पंजाब से लेकर हरियाणा को बनाया गया, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। उसके बाद 1972 में मिजोरम त्रिपुरा मेघालय को बनाया गया था, मिजोरम त्रिपुरा और को बनाया गया था। आगे ध्यान देंगे। एक 36वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को क्या राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को बनाया गया था 87 में। और एक 56वां संविधान संशोधन 1987, ये इंपॉर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत किसको, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को क्या राज्य, 25वां राज्य बनाया गया था। ये भी बता चुके थे पिछले क्लास में, ये सब हो चुका था। एक बताए थे 2 जून, इससे पहले एक और याद रखेंगे, 84वां संविधान संशोधन 2000 हुआ था और इसके तहत 3 राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड को और 15 नवंबर 2000 को हम बताए थे क्या, बिहार से लेकर झारखंड को बनाया गया था 29वां राज्य, 28वां राज्य। और 2 जून 2014, तो 2 जून 2014 को क्या बताया था कि तेलंगाना को क्या राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य बनाया गया था। इस प्रकार से 2014 तक हम लोगों ने क्या देखा था कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक ना, लेकिन क्या हुआ, एक जम्मू कश्मीर के बारे में बता चुके हैं, 2-3 बार इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है जम्मू कश्मीर के बारे में, कि 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 में 19 राज्य में से एक राज्य को समाप्त किया गया, एक राज्य को, और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। और एक राज्य किसको समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर को, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस नाम से बदला गया, तो अनुच्छेद 239 के क के तहत बताया थे कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला राज्य बनाया गया और बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया गया। ठीक ना, तो एक राज्य हटा दिया गया तो 28 राज्य हो गया, और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश किया गया था, जिसका नाम बताए थे दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो हम बताए थे 26 जनवरी 2020। ठीक ना, तो 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः वर्तमान समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अनुच्छेद 1 में बताया था भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में बताया था कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक ना, और अधिकार दिया गया संसद को नए राज्य के नाम परिवर्तन, सीमाएं परिवर्तन कर सकती है। 3 में बताया था संसद को अधिकार दिया कि नए राज्य के स्थापना या निर्माण कर सकती है। 4 में बताया था नए राज्य के नाम परिवर्तन और सीमाएं परिवर्तन के लिए संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जरूरी नहीं है, इसे साधारण बहुमत के आधार पर भी नए राज्य के नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात बिना अनुच्छेद 368 के प्रयोग भी किए बिना भी इसमें संशोधन राज्य में के नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भाग 2, और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, चलिए भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता। भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता। तो ध्यान देंगे, नागरिक किसे कहा जाता है, तो समझेंगे नागरिक किसे कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जो राज्य का सदस्य हो, राज्य का सदस्य हो और वह
राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो, श्रद्धा रखता हो या निष्ठा रखता हो तथा उसे राज्य का राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक ना। और इसके बदले उसे कुछ कर्तव्य होगा, ठीक ना। इसके बदले उसका कुछ मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक ना। ऐसे ही को क्या कहा जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा, ठीक ना। तो वैसा व्यक्ति जो राज्य का सदस्य हो और राज्य के सदस्य में के और वह राज्य के प्रति श्रद्धा रखता, श्रद्धा या निष्ठा रखता हो तथा उसे राजनीतिक और कौन सा सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो तथा इसके बदले उसका कुछ राज्य के प्रति क्या हो, मौलिक कर्तव्य प्राप्त हो, मौलिक कर्तव्य राज्य के प्रति, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा, नागरिक या नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। चलिए समझिएगा, भारत के अनुच्छेद कितना से कितना में, तो हम लोग देखें कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का चर्चा किया गया है, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो ध्यान देंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान देंगे, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहने का मतलब हो गया कि आपको एक ही देश का नागरिकता प्राप्त होगा, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त है तो अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता को क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, ठीक ना। तो इसको समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब एक राज्य जो है वहां राज्य का नागरिकता अलग से होगा राज्य का नागरिकता अलग से होता है और एक देश का नागरिकता अलग से होता है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब क्या हो गया कि एक तो राज्य का नागरिकता अलग से होगा और एक देश का नागरिकता होगा, ठीक है। तो ऐसा नागरिकता कहाँ पर है, अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, राज्य का निवासी हो सकते हैं, नागरिक किसके होंगे, देश का, ठीक ना। तो राज्य के हम लोग निवासी और देश के नागरिक है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और हम लोग एक ही देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे ही हम किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे भारत की नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक ना। तो ये आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 9 में, ठीक ना। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 9 के तहत कि अगर किसी दूसरे देश के हम लोग नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझे, ठीक है। चलिए, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में, और इसमें अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है, 1955। तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में, और इसमें अभी तक कितना बार संशोधन किया जा चुका है, 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब किया गया है, ध्यान देंगे, 1986 में किया गया है, 1992 में किया गया है
2003 में किया गया है, 2005 में किया गया है, ठीक है, 2015 में किया गया है, और लास्ट जो हुआ है, लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में हुआ है, ठीक ना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ है, और अभी तक इसमें कितना बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब संशोधन हुआ है तो ध्यान देंगे, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2015 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ है। तो इतना बार संशोधन हो चुका है। कब के नागरिकता अधिनियम? 1955 में। और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में भारत के नागरिकों को या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि बताई गई है? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधि 5 विधि बताई गई है। कौन कौन सा विधि है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो पारित किया गया था, इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि बताई गई? तो 5 विधि बताई गई है। कौन कौन सा है तो ध्यान देंगे। पहला है जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वो कैसे दी जा सकती है तो समझिएगा। 26 जनवरी 1950 के पहले या पश्चात अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस आधार पर? तो जन्म के आधार पर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले या पश्चात हुआ है, और उसके माता या पिता में से किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और किस आधार पर? जन्म के आधार पर, ठीक है। तो ध्यान देंगे 26 जनवरी 1950 के पहले या पश्चात किसी का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक ना। तो 26 जनवरी 1950 के पहले या पश्चात अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कि जन्म होगा तो नहीं, उसके माता या पिता में से किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक ना। अगर इसके लिए क्या है? माता या पिता किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो तो भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये था जन्म के आधार पर। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा है वंश के आधार पर। तो ध्यान देंगे वंश के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है। तो ध्यान देंगे अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है, ठीक है ना, अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है और उसके माता या पिता में से किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त है तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर किसी का जन्म विदेश में हो और उसके माता या पिता किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त है तो विदेश में जन्म लेने वाले चलिए समझिएगा हम क्या बताएं कि वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक ना। अगर किसी का जन्म साफ से नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा ठीक है अब लाइन बाई लिख लेंगे।
अगर किसी का जन्म विदेश में हो रहा है तो उसे माता या पिता में से किसी का भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगा तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक ना। किस आधार पर दी जाएगी? तो वंश के आधार पर दी जाएगी। और ये किस आधार पर था? जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा देखेंगे पंजीकरण। तीसरा क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर, ठीक ना। तो ध्यान देंगे पंजीकरण के आधार पर। वो ऐसा व्यक्ति क्या है ना कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, पहले भारतीय रह रहा होगा और पहले अब क्या है ना कि विदेश में रह रहा है, या फिर राष्ट्रमंडल सदस्य देश का कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तब क्या होगा कि उसे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो उस व्यक्ति को इसकी सूचना यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना होगा, इसी सूचना नागरिकता पदाधिकारी को देनी होगी और उसके बाद कम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा, ठीक ना। 7 वर्षों तक भारत में, कहीं कहीं 5 वर्ष मिल जाएगा, तो 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। और साथ ही साथ 22 भाषा में से एक भाषा की ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, एक भाषा का ज्ञान जानना होगा। और इसी आधार पर पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जा सकती है? अगर कोई भारतीय मुल्क का व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुका है, ठीक ना। यानी भारत का था लेकिन अब विदेश की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, ठीक ना, प्राप्त कर चुका है, लेकिन वह फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसकी ठीक है। तो इसको समझिए हम क्या बताए इसे। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा है, ठीक ना, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पहले जिसका पहले घर रह रहा होगा भारत में, अब क्या है ना कि विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, भारत की नागरिकता समाप्त हो चुका है, तो वो फिर से अगर चाहेगा तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किस विधि के द्वारा? तो समझिए, अगर कोई व्यक्ति भारत मुल्क का व्यक्ति है जो विदेश की नागरिकता, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुका है, लेकिन वह फिर से भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इसकी सूचना नागरिकता पदाधिकारी को देनी होगी। पहले इसकी सूचना किसको देनी होगी? नागरिकता पदाधिकारी को, इधर से आ जाए, ठीक है, नागरिकता पदाधिकारी को देनी होगी। और ध्यान देंगे और लगातार उसे कितना वर्ष? 7 वर्ष, ठीक ना, भारत में रहना होगा। और साथ ही साथ 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है, 22 भाषा, उसमें से किसी एक भाषा को ज्ञान रखना होगा, तब इसे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। या फिर राष्ट्रमंडल सदस्य देश का वह व्यक्ति को जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो इसी आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक ना। 7 वर्षों तक रहना होगा, 22 भाषा में से एक भाषा का ज्ञान रखना होगा, तो पंजीकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक ना। ये तीसरा नागरिकता प्राप्त करने की विधि था। चौथा देखेंगे देशीकरण।
ध्यान देंगे। देशीकरण में क्या होगा कि अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे देशीकरण विधि के द्वारा नागरिकता दी जाती है, ठीक ना। तो देशीकरण में क्या होता है, कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे पहले इसकी सूचना नागरिकता अधिकारी यानी पदाधिकारी को देनी होगी और उसे लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा और एक भाषा का यानी और होगा और 22 होगा और 22 भाषा में से एक भाषा का ज्ञान रखना होगा। इस विधि के द्वारा उसे नागरिकता दी जा सकती है। ध्यान देंगे, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो उसे पहले इसकी सूचना नागरिकता पदाधिकारी को देनी होगी। उसके बाद उसे लगातार कितना वर्ष, 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा और साथ ही साथ 22 भाषा में किसी एक भाषा का ज्ञान रखना होगा, ठीक ना। इसी आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस विधि के द्वारा, देशीकरण विधि के द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने की सबसे कठोर विधि जो है देशीकरण को बताया गया है, तो इस पॉइंट को याद भी रखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने की सबसे कठोर विधि है, नागरिकता प्राप्त करने की सबसे कठोर विधि कौन सा है, देशीकरण विधि। क्लियर है। तो ये था चौथा। पांचवा देखेंगे भूभाग अर्जित विधि के द्वारा। पांचवा देखेंगे कौन सा, भूभाग अर्जित विधि के द्वारा। ठीक ना। तो भूभाग अर्जित विधि के द्वारा पांचवा ध्यान देंगे। तो भूभाग अर्जित विधि के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो ध्यान देंगे। अगर भारत किसी सीमावर्ती क्षेत्र को या सीमावर्ती देश को अपने देश में मिला लेती है, किसी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेती है, तो वहां पर रह रहे जनता को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो भूभाग अर्जित विधि के द्वारा अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने में, अपने साम्राज्य में, अपने देश में, अपने में मिला लेती है और उस पर पूर्ण अधिकार कर लेती है, अधिकार कर लेती है, तो वहाँ पर या उस क्षेत्र में वहाँ पर रह रहे जनता को भारत की नागरिकता दी जाती है। किस विधि के द्वारा, तो भूभाग अर्जित विधि के द्वारा। बात समझ गया। अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेती है, अपने देश में मिला लेती है, उस पर पूर्ण अधिकार कर लेती है, उस क्षेत्र पर अपना पूर्ण अधिकार कर लेती है, तो वहां पर जो भी जनता रह रहा होगा उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर, तो भूभाग अर्जित विधि के द्वारा। तो ये 5 विधि था नागरिकता प्राप्त करने की विधि। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग।
जन्म के आधार पर। तो 26 जनवरी 1950 से पहले या पश्चात किसी का जन्म भारत में हो रहा है, ठीक ना, और उसके माता या पिता में से किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और जन्म के आधार पर नागरिकता को किसी को समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान देंगे। वंश के आधार पर छीना नहीं जा सकता, समाप्त नहीं, छीना नहीं जा सकता। जन्म के आधार पर ध्यान देंगे, तो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, जन्म के आधार पर तो समझ गए, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं आप, बात नहीं कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर किसी का जन्म विदेश में हो रहा है और उसके माता या पिता में से किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त है तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस आधार पर, तो माता के आधार पर। और माता के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1992 में पारित किया गया है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पंजीकरण विधि के द्वारा कैसे नागरिकता दी जा सकती है, तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर चुका है लेकिन वह फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, या फिर कोई राष्ट्रमंडल सदस्य देश का व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले तो इसकी सूचना नागरिकता पदाधिकारी को देनी होगी और उसके बाद उसे 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा और 22 भाषा में से एक भाषा को ज्ञान रखना होगा, तब इस विधि के द्वारा, पंजीकरण विधि के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। अगला ध्यान देंगे, देशीकरण विधि के द्वारा अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसकी सूचना वह नागरिकता पदाधिकारी को देगी और इसके बाद उसे लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा और कम से कम 22 भाषा में से एक भाषा का ज्ञान रखना होगा, तो देशीकरण विधि के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस बात को समझ गया। और देशीकरण नागरिकता जो है प्राप्त करने की सबसे कठोर विधि है, ठीक है। भूभागर्जित विधि के बारे में क्या बताए थे, तो ध्यान समझेंगे। हम बताए थे अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेती है और अब उस पर पूर्ण अधिकार कर लेती है तो वहां पर जो भी जनता रह रहा होगा उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। समझ गए, समझे, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, नागरिकता प्राप्त करने की विधि हुआ। नागरिकता लोप होने की क्या विधि हो सकती है, तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। कितना प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो परित्याग होगा, यानी अपना इच्छा से त्याग कर दिए, ठीक है, परित्याग होगा। दूसरा बर्खास्त होगा, ठीक है ना, बर्खास्त किया जा सकता है आपको। और एक क्या होता है, वंचित करना। तो नागरिकता कितना प्रकार से समाप्त हो सकता है, 3 प्रकार से। एक तो परित्याग हो गया, एक हो गया क्या हो गया, बर्खास्त हो गया, ठीक है ना, यानी अपना इच्छा से क्या किए, त्याग दिए तो परित्याग हो गया। बर्खास्त यानी आपका नागरिकता कब बर्खास्त किया जा सकता है या वंचित किया, तो ध्यान देंगे अगर किसी देश के किसी दूसरे देश को नागरिकता को ग्रहण कर लेगा, आपके नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा, नहीं समाप्त कर दिया जाएगा। वंचित किए जाना, अगर शत्रु देश का आप साथ दे रहा है तो वैसी स्थिति में आपकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, नागरिकता से हटाया जा सकता है। या फिर किसी दूसरे देश में साथ बिना सूचना दिए हुए किसी दूसरे देश में जाकर लगातार 7 वर्षों तक रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता समाप्त होने की कई विधि हो सकता है, तो ध्यान देंगे। अगर 7 वर्षों तक बिना सूचना दिए हुए भारत से बाहर रह रहे हैं तो इस आधार पर भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए, ठीक है ना, तो कोई दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे, आपकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ठीक ना, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा तो अब क्या हो सकता है कि आपकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है, ठीक ना। तो इन सब विधि के द्वारा आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। अपना मन से भी त्याग दिए तो आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे, 5 से 11 जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि, ध्यान देंगे 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित नियम को बनाया गया। कौन कौन सा नियम है अनुच्छेद 5 से 11 में, तो हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 देखे थे क्या चीज, तो अनुच्छेद 1 से 4 देखे थे राज्य और संघ के बारे में। अब 5 से 11 नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए संबंधित अनुच्छेद है, तो क्या अनुच्छेद है, तो ध्यान देंगे। अनुच्छेद 5 के तहत अगर किसी का जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसी का जन्म ही संविधान लागू होते समय होने के बाद सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर दिया जाएगा, तो ध्यान देंगे 3 चीज को ध्यान दिया गया है इसमें। एक तो अधिवास यानी निवास होना चाहिए, ठीक है, निवास नहीं, अगर भारत पाकिस्तान से आया तब क्या होगा, तो उसके माता या पिता में से किसी को भारत में पहले से रह रहा होगा। कौन कौन, माता या पिता, ठीक ना, माता या पिता कोई 5 वर्ष से पहले से रह रहा होगा, या फिर
और वह भारत में आ गया, ठीक ना, तो कितना 6 महीना रहकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। कब? अनुच्छेद 5 के तहत संविधान लागू होने के बाद अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करना होगा तो एक तो निवास के आधार पर दे दिया जाएगा, ठीक ना, या फिर माता या पिता में से कोई भी 5 वर्ष से पहले से भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी संविधान लागू होते समय। या फिर अगर वह 6 माह तक लगातार भारत में रह रहा होगा, भारत में रहना शुरू कर दे या इच्छा जाहिर करे तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 के तहत संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। निवास के आधार पर या माता या पिता अगर 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसको देखते उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वह भी इच्छा जाहिर कर रहा है कि हम भारत में रहेंगे तो उसे 6 महीना रहना पड़ेगा और उसे आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद इसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 6 देखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो अनुच्छेद 6 में है कि अगर कोई व्यक्ति, 6 में देखेंगे अनुच्छेद 6 को, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है तो कर सकता है, ठीक ना। कैसे? तो ध्यान देंगे कि डेट दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। 19 जुलाई 1948 के बाद या पहले अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आकर रहना चाह रहा है, अविभाजित भारत, जिससे भारत और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन क्या हुआ, कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह गया और कोई व्यक्ति भारत में रह गया। लेकिन पाकिस्तान वाले जो व्यक्ति थे वो चाह रहा था कि भारत कहीं नागरिकता ग्रहण करते तो कर सकता था, लेकिन एक डेट याद करना है। कौन सा डेट याद रखना है? तो 19 जुलाई 1948 से पहले या पश्चात अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में रहना चाह रहा है तो रह सकता है। पंजीकरण विधि के द्वारा अगर 6 महीना रह लेगा तो पंजीकरण विधि के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 6 ये था, ठीक है। अनुच्छेद 7 देखिएगा। अनुच्छेद 7 में भी एक डेट याद रखेंगे, 1 मार्च, ठीक ना, 1 मार्च 1947। और 1 मार्च 1947 का डेट क्या याद रखना है तो समझिए। अनुच्छेद 7 के तहत अगर कोई भारतीय पाकिस्तान में जाकर रह रहा है लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था वगैरह को देखकर उसे लगा कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं भारत में ही आकर रहेंगे, भारत में ही व्यवस्था ठीक है, तो क्या करेगा कि फिर से उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन 1 मार्च 1947 ठीक ना के बाद अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में फिर से आना चाह रहा है तो आ सकता है, उसे फिर से पंजीकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। 6 के तहत पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 के तहत भारत से पाकिस्तान गया और फिर से पाकिस्तान से भारत आया तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है पंजीकरण विधि के द्वारा। 7 था। अनुच्छेद 8 देखेंगे। अनुच्छेद 8 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ उस समय कोई व्यक्ति भारत में ना था, ना उसे भारत की नागरिकता मिला और ना उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिला, और वह किसी दूसरे देश में रह रहा होगा पढ़ाई के कारण से या किसी कारण से किसी दूसरे देश में रह रहा होगा, ठीक ना, और उसके माता पिता में से किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक ना। तो वैसे व्यक्ति जो कि कोई विदेश में रह रहा होगा तो उसे अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता बना हुआ रहेगा, इस चीज़ का चर्चा किया गया है। या फिर अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है और वह फिर से भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो अनुच्छेद 8 के तहत वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, ठीक ना। इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, ठीक ना। वैसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर चुका है, भारतीय व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर चुका है, उससे अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो समझिए, वैसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है या भारतीय मुल्क का विदेशी नागरिक, भारतीय मुल्क का विदेशी नागरिक कहने का मतलब भारत में उसका जन्म हुआ है लेकिन विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, ठीक ना। तो भारतीय मुल्क का विदेशी नागरिक अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। तो ये था अनुच्छेद 8, समझिएगा। अनुच्छेद 6 के तहत क्या बताया कि अगर पाकिस्तान के कोई व्यक्ति है भारत की नागरिकता को ग्रहण करता है तो वह कर सकता है, लेकिन डेट याद रखना 19 जुलाई 1948 से पहले या पश्चात, ठीक ना। भारत का विभाजन के बाद अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद या पहले कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो पंजीकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है।
अनुच्छेद 7 में क्या बताया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारतीय पाकिस्तान जाता है लेकिन फिर से वह पाकिस्तान से आकर भारत में रहना चाह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अनुच्छेद 8 में अगर कोई व्यक्ति विदेशी भारतीय मूल का विदेश में रह रहा है और भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 8। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 9 के तहत अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। अगर कोई भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक ना, तो अनुच्छेद 9 याद रखेंगे क्या, अगर कोई भारतीय कोई विदेशी नागरिकता को ग्रहण करेगा तो उसे भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी, अनुच्छेद 9। चलिए अनुच्छेद 10 देखेंगे। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि संसद के द्वारा नागरिकता संबंधी अधिकार को बनाए रखना। ठीक ना, तो संसद को अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता संबंधी अधिकार को बनाए रखने की चर्चा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में संसद के द्वारा बनाए गए नियम ही लागू किए जाएंगे, नागरिकता संबंधी संसद के द्वारा बनाए गए नियम ही लागू किए जाएंगे। ठीक ना, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के लिए किसके द्वारा नियम बनाए जाएंगे, संसद के द्वारा। तो संसद के द्वारा बनाए गए नियम ही लागू किया जाएगा, या नागरिकता के लिए संसद के द्वारा ही नियम बनाए जाएंगे। तो ये था अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो इस बात को समझ चुके होंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 नहीं, 1 से 4 तक हम लोग देखे थे भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4। अभी देखे 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता संबंधी नियम को देखे थे। ठीक ना, पहला था भारत से आए हुए व्यक्ति को भारत की, पहला क्या है 5 में, भारत संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 के पहले या पश्चात कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना, किस आधार पर, या तो निवास के स्थान पर, माता या पिता के आधार पर, या फिर अगर वह 6 माह लगातार रह रहा है तो इसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, 6 में क्या बताए थे, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले या पश्चात, और 6 महीना रहना होगा, रजिस्ट्रेशन विधि के द्वारा से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत का पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से फिर से अगर भारत में आकर रहना चाह रहा है तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना, अनुच्छेद, लेकिन कब, 1 मार्च 1947। 8 में बताया कि वैसा व्यक्ति अगर कोई विदेश में रह रहा है, भारतीय मूल का है तो उसे भारत में नागरिकता दे दी जाएगी, अनुच्छेद कितना के तहत, 8 के तहत, रजिस्ट्रेशन विधि के द्वारा। अनुच्छेद 9 के तहत क्या बताया कि अगर कोई भारतीय है विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 में बताया कि संसद के द्वारा नागरिकता संबंधी अधिकार को बनाए रखा जाएगा, यानी संरक्षण किया जाएगा, अधिकार बनाया जाएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद के द्वारा बनाए गए ही नियम लागू किया जाएगा, या नागरिकता संबंधी नियम जो बनाया जाए किसके द्वारा, संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या बताए थे, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो पारित हुआ है, इसमें अभी तक कितना बार संशोधन किया जा चुका है, 6 बार संशोधन किया जा चुका है। लेटेस्ट संशोधन याद रखिएगा, वो हमेशा एग्जाम में भी नया है तो यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या था, एक पहला संशोधन 1986, दूसरा संशोधन कब हुआ, 1992, ये शुरू में बताए हैं, तीसरा 2003, चौथा 2005, 2015 पाँचवा, और अंतिम 2019। 2019 वाला जो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ है तो इसमें क्या पारित किया गया, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें 3 देश है। कौन कौन सा 3 देश है, तो ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देश में मुस्लिम का बहुलता ज़्यादा है, यानी मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है।
तो इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू आ जाता है, सिख आ जाता है, जैन आ जाता है, ये सब अल्पसंख्यक में आ जाता है। तो उसके अल्पसंख्यक जो भी होगा उसे वहाँ पर क्या किया जाता है, परेशानियाँ सताया जाता है। अतः उसके अल्पसंख्यक को भारत में नागरिकता दी जा सकती है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यकों में कौन कौन, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध, इन सभी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन कैसा व्यक्ति, तो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा, कब से, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक ना। और कैसा व्यक्ति को, अल्पसंख्यक, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, इन सब व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहा है। यह नियम कब संसद में लाया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, ठीक है। और लागू कब किया गया है, 24 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया गया है। 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक ना। तो 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया है। ये जो संशोधन हुआ था 6ठा बार इस संशोधन को, और इसके तहत 3 देश के अल्पसंख्यकों को क्या किया गया है, भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये था नागरिकता हम लोग का। तो नागरिकता भाग 2 देख लिए, अब भाग हम लोग 3 देखते हैं। चलिए भाग 3 को पढ़ते हैं, और भाग 3 में हम लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद कितना से कितना तक में किया गया है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकार का चर्चा मौलिक अधिकार की चर्चा भाग कितना से कितना तक में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार के संबंधित एक क्या हुआ था, तो मौलिक अधिकार संबंधित में मौलिक अधिकार संबंधित एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप बताइए किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, कल के डिस्कशन में था, कैसे याद रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे 1931 में क्या हुआ था ना, कराची में अधिवेशन हुआ था। कहाँ, कराची में 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक ना। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा, हाँ ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक ना। तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1931 में कराची में, और इस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराया गया है, ठीक है। आप बताइएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, पहले क्लास में कराया होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, नहीं याद है ना, नलिनी सेन गुप्ता। कहाँ याद रहेगा, याद जिसको कीजिएगा वही नहीं याद रहेगा। चलिए समझिएगा, रहने दे, ठीक है। चलिए ठीक, ध्यान देंगे। अगला क्लास हम लोग कल देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, और मौलिक अधिकार को अच्छा समझेंगे। आगे आप लोग चैप्टर संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिए, ठीक ना। भाग 1 हो चुका है, भाग 2 हो चुका है, दोनों को घटना चक्र है या कोई भी बुक है चैप्टर वाइज इसको क्वेश्चन को खत्म किया कीजिए। किसी तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है कमेंट में डालेंगे, ऑनलाइन वाले आप लोग भी अपना क्वेश्चन बनाइए चैप्टर वाइज, ठीक ना। चलिए मौलिक अधिकार को हम लोग कल देखते हैं।